नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व। उसके पहले हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र एवं अर्थ के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में आदर्शवादी उपागम का क्या है विवेचना। तो दोस्तों, हम लोग पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन के एक विश्वसनीय दृष्टिकोण के रूप में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों दृष्टिकोण परस्पर प्रतिद्वंदी रहे हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के पूर्ण स्वरूप के विशिष्ट विचार की वकालत करते हैं तथा यह विश्वास रखते हैं कि इनको अलग अलग मानकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी पहलुओं को समझने तथा उनका वर्णन करने के लिए आधार तथा साधन के रूप में अपनाया जा सकता है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पुरातन परंपरा के प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों के सार आदर्शक है। दोस्तों, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृष्टिकोण है, जो एक उपागम माना गया है कि हम उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि आदर्शवाद अच्छाइयाँ की बात करती है तो यथार्थवाद वास्तविकता की बात करती है। आदर्शवाद काल्पनिक है तो यथार्थवाद वास्तविक है। तो दोस्तों, आदर्शवाद दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के पुराने प्रभावहीन तथा हानिकारक तरीकों को जैसे युद्ध, शक्ति प्रयोग आदि को छोड़ देना चाहिए तथा उसके स्थान पर ज्ञान, तर्क, संवेदनशील तथा आत्मसंयन के नए तरीकों का साधन अपनाना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है तथा राष्ट्रों के हित के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रयोग स्वाभाविक मानता है। इस तरह दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी तथा प्रतिस्पर्धात्मक हैं। दोनों का अलग अलग अध्ययन तथा दोनों का विद्यमान विरोधी का अध्ययन दोनों के वास्तविक स्वरूप एवं विरोध को स्पष्ट करता है। आदर्शवाद अथवा आदर्शवादी के दृष्टिकोण, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों यथार्थवादी के बारे में, और एक साथ दोनों के फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर क्या है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आदर्शवाद यथार्थवाद के विपरीत क्यों है। या हम दोनों वीडियो अगर डालने के बाद अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो खुद अंतर पता चल जाएगा कि आदर्शवाद क्या कहता है, यथार्थवाद क्या कहता है। तो आदर्शवाद कहता है कि दृष्टिकोण यथार्थ के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यथार्थ दृष्टिकोण के विकृत प्रतिक्रियात्मक मानवद्वेषी तथा स्वयंसेवी विचार मानता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति राजनीति के अनुचित तथा अनैतिक तौर पर अस्वाभाविक मानकर इनको अनुचित ठहराता है। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से युद्ध, भूख, असमानता, तानाशाही, शक्ति दबाव तथा हिंसा को समाप्त करने के पक्ष में यह शिक्षा, तर्क तथा विज्ञान के द्वारा इन बुराइयों से मुक्त विश्व की स्थापना की संभावना को मानना। ब्रंटेड रसेल ने आदर्शवाद के आशावाद का सार तब दिया जब उसने यह मत किया कि मानवीय सुखों से भरपूर एक विश्व के निर्माण मानव शक्ति से प्राप्ति के लिए असंभव नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण में अपनी एक विश्व का निर्माण मानव शक्ति से प्राप्ति के लिए असंभव नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनी शक्ति समाज में विकास के सामान्य विचार तथा विशेषता युद्धकालीन अमेरिका नीतियों में निहित उदार आदर्शवाद के प्राप्त करता है। 1919 में से 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन आदर्शवाद का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। यह दृष्टिकोण विश्व को एक आदर्श विश्व बनाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में नैतिकता के वकालत करता है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि आपसी संबंधों में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को मानकर राज्य न केवल अपना विकास कर सकते हैं, बल्कि वे विश्व युद्ध, असमानता, हिंसा तथा शक्ति को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध कर सकते हैं। आदर्शवादी विचारधारा का वर्णन करते हुए कोलंबिस तथा वुल्फ लिखते हैं कि आदर्शवादियों के लिए राजनीतिक एक अच्छी सरकार की कला है, न कि संभावित सरकार की कला है। एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति यह नहीं करता जो संभव होता है, बल्कि वह करता है जो अच्छा है और अपने सहमानव को आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अच्छा जीवन तथा सम्मान प्रदान करवाता है। सहमानव आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अच्छा जीवन तथा सम्मान प्रदान करवाता है। आदर्शवाद में दोस्तों समान आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अच्छा जीवन प्रदान करने का प्रयास करता है। आदर्शवाद
राष्ट्रों को स्वचालित तरह से चलाने का प्रयास करता है, बिना युद्ध, बिना झगड़ा, बिना लोगों की ईर्ष्या के बिना चलाना चाहता है, क्योंकि हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्र हित के लिए एवं सर्वदा रहती है, अपने राष्ट्र हित के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। अब देखेंगे दोस्तों आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण, जो कि निम्नलिखित बोर्डों में लिखा हुआ है, जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा लिखने का प्रयास करूंगा या अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है तथा परोपकारी है तथा वो परोपकार कर सकता है। यह आदर्शवाद का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है तथा परोपकारी है तथा परोपकार कर सकता है। जैसे हम अगर कोई व्यक्ति अगर गिरा है दुर्घटना में, तो आदर्शवाद कहता है कि उसको व्यक्ति उठा के ले जाएगा और उसको हित के लिए काम करेगा, उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, उसको हॉस्पिटल तक ले जाएगा। ये मानव स्वभाव है, ये प्रकृति से है मानव में। दूसरा पॉइंट है मानव कल्याण तथा सभ्यता का विकास सभी व्यक्ति करना चाहते हैं। जो मानव है वो अपने कल्याण के लिए, अपने सभ्यता, अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको विकास करना चाहता है, और ये एक व्यक्ति द्वारा नहीं, सभी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए या करने का प्रयास किया जाता है। बुरा मानव स्वभाव बुरे वातावरण तथा बुरी संस्थाओं की उपज होता है। आदर्शवाद कहता है कि जो बुरा मानव है वो बुरे वातावरण, जिस प्रकार वातावरण रहता है, जैसी संगति वैसा ही मिलता है। तो बुरा अगर संगत रहेगा तो बुरा व्यक्ति मिलेगा, बुरा संस्था का उपज। संस्था यानी यहाँ देश का है, मतलब अगर देश का नीति खराब रहेगा, नियम खराब रहेगा, तो बुरे मानव होंगे और बुरे स्वभाव के लोग होंगे। युद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सबसे बुरी विशेषता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, युद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सबसे बुरी विशेषता है, क्योंकि किसी भी देश से युद्ध होने के बाद उस देश से संबंध खत्म हो जाता है या उसकी बुराइयां करना चालू करता है। और युद्ध एक ऐसा घनिष्ठ या फालतू चीज है जो अगर जो देश जीतता है उसकी भी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, जो युद्ध हारता है उसकी तो आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आदर्शवाद कहता है कि युद्ध सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे बुरी विशेषता है। युद्ध समाप्त किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का युद्ध होता है, कितना बड़ा भी युद्ध होता है, उसका समाप्ति किया जा सकता है और ऐसा करना भी चाहिए। युद्ध हमें लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, युद्ध समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। आदर्शवाद कहता है कि युद्ध किन कारण से होता है, उन कारणों के बारे में हम समझेंगे और कारणों को ही हम खत्म कर देंगे तो युद्ध होना स्वाभाविक नहीं है। युद्ध की समाप्ति के लिए विश्व व्यवस्था तथा प्रवृत्ति की समाप्ति करनी चाहिए। युद्ध तो छोटा होता नहीं है, क्योंकि युद्ध एक देश से दूसरे देश लड़ा जाता है, एक राष्ट्र से अन्य राष्ट्रों से लड़ा जाता है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध समाप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। युद्ध के कारणों को खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन विश्व व्यवस्था तथा प्रवृत्ति की समाप्ति करनी चाहिए जो युद्ध का बढ़ावा देते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मतलब अलग अलग राष्ट्रों में युद्ध किन कारणों से होते हैं? युद्ध मुख्यतः सीमा के कारण होती है, आर्थिक स्थिति के कारण होती है, शक्ति प्रदर्शन के कारण होते, कई कारण है। तो उन कारणों को समाप्त करना चाहिए, उस मुद्दा को गहराई तक जाना चाहिए कि युद्ध होता क्यों है। जैसे भारत और पाकिस्तान में हमेशा युद्ध होता है, लेकिन किस कारण से होता है उस मुद्दा को खत्म करना चाहिए, उसका असलियत के बारे में जड़ से। जो देश अगर नहीं मानता है उसको समझाना चाहिए कि युद्ध गलत चीज है, आपका भी हानि होगा। दोस्तों, आठवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐसा विकास किया जाना चाहिए जिससे विश्व जीवन में शांति, सुरक्षा, समृद्धि तथा विकास आए तथा युद्ध, भूख और दूसरी बुराइयों की समाप्ति हो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार की बुराइयां खत्म हो, जीवन में शांति हो, सुरक्षा हो, लोगों को सुरक्षा का भय ना हो, समृद्धि हो, लोगों का विकास हो, युद्ध और भूखमरी जैसा बुराइयां खत्म हो। अब देखते हैं दोस्तों आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के ही है, ब्रैंटन रसेल, वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तथा अल्डस हैक्सले, विलियम लैंड, रिचर्ड कार्बन, मार्गरेट मीड इत्यादि लोग समर्थक हैं
तो दोस्तों, अगर इतने विद्वान लोग आदर्शवाद के समर्थक हैं तो आदर्शवाद भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में अच्छा होगा, क्योंकि हम आदर्शवाद को कल्पना करते हैं तो कल्पना कभी कभी व्यक्तियों का सही होता है। अगर आदर्शवाद पे अगर देश का विकास किया जाए तो बुराइयां खत्म हो सकती है, लोगों में शिक्षा आएगी और लोगों में शांति व्यवस्था बनेगी, लोग विकास करेंगे। अगर शांति लोगों में नहीं रहेगी तो विकास कैसे करेगा। तो दोस्तों, आदर्शवाद का प्रमुख कहना है कि विश्व शांति लाया जाए, युद्ध समाप्ति किया जाए, युद्ध जैसी प्रवृत्तियां आने ही न दिया जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे यथार्थवाद के बारे में पूरा स्टोरी। और अगर मेरा आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह कई प्रकार के वीडियो लाऊंगा। हो सकता है कि आदर्शवाद के पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूं। अभी छोटे छोटे वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें ताकि हमें हौसला मिले कि हम इसी तरह वीडियो लगातार बनाते रहें और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।